नमस्कार। आज की बात की शुरुआत करेंगे बेंगलुरु से आई चिंता भरी खबर से। बेंगलुरु में अभी भी कर्फ्यू है। कुछ इलाकों में, कई इलाकों में दफा 144 लगी हुई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस फ्लैग मार्च कर रही हैं। बेंगलुरु में आग क्यों लगी, किसने लगाई, इसके कई नई सबूत, कई नई तस्वीरें, कई नई वीडियो सामने आए। हमने इसकी पूरी तहकीकात की। क्या यह सिर्फ फेसबुक पोस्ट से भड़की धार्मिक भावनाओं का नतीजा था, या फिर फेसबुक पोस्ट के बहाने शहर को जलाने की साजिश की गई थी? हमने इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की है। पुलिस की जांच में क्या पता चला, जो लोग पकड़े गए, जिन लोगों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है वो कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, दंगों में उनका रोल क्या है, ये सब पता लगाया। और आज ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। आज हमारे संवाददाता टी राघवन ने दिन भर बेंगलुरु में दंगे कराने की साजिश के तार खोजने की और उन्हें एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश की। ऐसा बहुत कुछ मिला जिससे साबित होता है कि दंगे भड़काने की पूरी तैयारी की गई थी। पुलिस पर हमला पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था। तैयारियां पहले की गई थी, बस मौके का इंतजार किया जा रहा था। और एक सिरफिरे लड़के की फेसबुक पोस्ट ने वो ट्रिगर पॉइंट दे दिया। शहर को जलाने की ताक में बैठे लोगों को मुसलमानों को भड़काने का मौका दे दिया। इन लोगों ने देर नहीं की, क्योंकि तैयारियां थी, प्लान तैयार था, सामान तैयार था, चिंगारी की जरूरत थी और इसका पूरा फायदा उठाया। जांच में अब तक क्या क्या बातें सामने आई। जिस पुलिस वाले ने सबसे पहले हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ फेसबुक पर अमर्यादित कमेंट करने वाले लड़के के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, उसी पुलिस वाले ने दंगा मचाने वालों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज करवाई, उसमें क्या कहा? उसने साफ साफ लिखा, फेसबुक पर हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ कमेंट की शिकायत मिलने पर 15 मिनट के भीतर पुलिस की टीम लड़कों को गिरफ्तार करने पहुंच गई थी। लेकिन तब तक दंगा करने वाले थानों पर ऑलरेडी हमला कर चुके थे, पुलिस स्टेशन पर को आग के हवाले कर चुके थे, क्योंकि ये लोग शिकायत करने के मकसद से थाने पर नहीं आए थे। ये पूरी प्लानिंग करके पुलिस स्टेशन पर आग लगाने के लिए आए थे। पुलिस ने जो कहा उसको साबित करने वाले कुछ वीडियोस आज मेरे पास हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे भीड़ को लाया गया था, थाने पर हमले की पूरी तैयारी की गई थी। ये वीडियो सबूत है इस बात का कि कैसे तैयारी की गई थी। ये वीडियो सबूत है इस बात का कि कैसे पूरी प्लानिंग की गई थी। और जिन्होंने ये प्लानिंग की थी, जिन्होंने तैयारी की थी, जिन दंगा भड़काया था, वो अभी चुप तो नहीं बैठेंगे। इसीलिए बेंगलोर में पुलिस पूरे अलर्ट पर है। हालात तनावपूर्ण है। हिंसा के मामले में आज 3 एफआईआर दर्ज की गई। एक एफआईआर तो फेसबुक पर हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले, गलत कमेंट करने वाले सिरफिरे दवीन के खिलाफ है। उसे कोर्ट ने आज 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। एक एफआईआर डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर राघवेंद्र की तरफ से दायर की गई है। हमारे संवाददाता टी राघवन ने बताया कि सब इंस्पेक्टर राघवेंद्र ने इस एफआईआर में साफ साफ लिखवाया है कि 11 अगस्त की रात बेंगलुरु में जो हुआ वो सिर्फ धार्मिक भावनाएं आहत होने का मामला नहीं था, बल्कि दंगा पूरी प्लानिंग के साथ किया गया। क्योंकि भीड़ में शामिल लोग पुलिस वालों को जान से मारने की बातें करते सुनाई दिए। ये लोग
आग लगाने का सामान लेकर आए थे। सब इंस्पेक्टर राघवेंद्र की बात सुनने वाली है। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि शाम को क्या हुआ था। पुलिस का कहना है कि 11 अगस्त को शाम 7:45 पर फिरोज पाशा नाम का शख्स डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन आया। उसने पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक कमेंट करने को लेकर नवीन के खिलाफ केस दर्ज कराया। एफआईआर तुरंत दर्ज की गई। अधिकारियों के आदेश पर सब इंस्पेक्टर राघवेंद्र एक कांस्टेबल के साथ आरोपी नवीन के घर गए। 8 बजे यानी सिर्फ 15 मिनट के बाद पुलिस नवीन के घर पहुंच गई थी। लेकिन पुलिस हैरान हो गई यह देखकर कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही हथियारों से लैस सैकड़ों लोग नवीन के घर को घेर चुके थे। उनके हाथों में धारदार हथियार थे, तलवारें थी, डंडे थे। पुलिस ने आरोपी के घर में तोड़फोड़ की और घर के एक हिस्से में आग लगा दी और वहां मौजूद पुलिस वालों से हथियार छीनने की कोशिश की। जब भीड़ में शामिल कुछ लोग चिल्लाए, पुलिस वालों को मार दो, तो पुलिस वाले किसी तरह वहां से जान बचाकर भागे। डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन जहां फिलहाल हम मौजूद हैं, यहां के पुलिस सब इंस्पेक्टर राघवेंद्र की एफआईआर पर गौर करें तो ये साफ पता चलता है कि भले ही ये दंगा धार्मिक भावना के ठेस पहुंचने के बाद फूटे गुस्से से शुरू हुआ हो, लेकिन जल्द ही एक साजिश के तहत दंगाइयों ने इस पूरे माहौल को अपने कंट्रोल में ले लिया। राघवेंद्र अपनी एफआईआर में बता रहे हैं कि इस पूरे माहौल को कंट्रोल में लेने के बाद धारदार हथियारों के साथ कुछ लोग वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने पुलिस की टीम को घेर लिया था और हथियार से उन पर हमला करने की कोशिश की गई। पुलिस का गन भी छीनने की कोशिश की गई। अगर मामला सिर्फ धार्मिक संवेदना से जुड़ा हो तो ये सवाल उठना लाजमी है कि ऐसे लोगों ने पुलिस कर्मियों की जान लेने की कोशिश क्यों की। सवाल तो सही है। अगर एफआईआर दर्ज कराने आए थे तो पुलिस स्टेशन में आग लगाने की, पुलिस वालों की जान लेने की कोशिश क्यों की गई? यह बात भी सही है कि पुलिस ने तेजी से एक्शन लिया, बेंगलुरु के हालात पर कंट्रोल किया, दंगाइयों को उनके मकसद में कामयाब नहीं होने दिया। लेकिन अब पुलिस एक एक सबूत खोज रही है। उन इलाकों के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है जिन इलाकों में आग लगाई गई थी, तोड़फोड़ हुई थी। बड़ी बात यह कि पुलिस को साजिश के सबूत मिल गए हैं, लेकिन अभी इन सबूतों की और विस्तार से जांच होगी। इन्हें अभी पब्लिक नहीं किया जाएगा। डीजे हल्ली इलाके के एक सीसीटीवी वीडियो में दंगे में शामिल 2 लड़के दिखाई दे रहे हैं। वीडियो 11 अगस्त की शाम का है, दंगे से ठीक पहले का है। इस फुटेज में आपको साफ दिखाई देगा कि दंगाई सड़कों पर निकल चुके हैं। एक शख्स स्कूटर से आता है, दंगों में शामिल लोगों को पैकेट दे रहा है। पुलिस ने आगजनी के फुटेज में पैकेट लेने वाले दोनों लोगों की पहचान कर ली है। ये लोग पुलिस स्टेशन में आग लगाने वालों में शामिल थे। अब उस शख्स की तलाश की जा रही है जो दंगाइयों को पैकेट देता हुआ नजर आया था। जांच इस बात की हो रही है कि इस पैकेट में क्या था। क्या दंगाइयों को पैसे दिए गए थे? अगर पैसे दिए गए थे तो किसने दिए, किसने भिजवाए, इसके पीछे कौन है? पुलिस इसका पता लगा रही है। इस दौरान आज कर्नाटक के होम मिनिस्टर बसवराज बोम्मई ने कहा कि बेंगलुरु हिंसा में शामिल लोगों के बारे में काफी सबूत मिले हैं, काफी जानकारी मिली है। अब लग रहा है कि हिंसा के पीछे एसडीपीआई के लोग थे। इस संगठन के कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हिंसा की जांच चल रही है, इसलिए मैं ज्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन इस बात के काफी सबूत मिल चुके हैं कि इन दंगों में एसडीपीआई का हाथ था। एसडीपीआई की भूमिका की और जांच की जा रही है। इस संगठन के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुजम्मिल पाशा एसडीपीआई का जिला सचिव था। गिरफ्तार किए गए फिरोज पाशा, अफरोज पाशा और शेख आदिल भी इसी संगठन से जुड़े हैं। जब हमने एसडीपीआई का पक्ष जानने की कोशिश की तो इनके लोगों ने दावा किया कि चूंकि मोहम्मद साहब का अपमान करने वाले के खिलाफ पुलिस एक्शन में देर हुई, इसलिए लोगों का गुस्सा भड़का। लेकिन पुलिस का कहना है कि पुलिस के पास शिकायत 7:45 बजे आई और 8 बजे 15 मिनट के भीतर
पुलिस आरोपी के घर पहुंच गई। इसमें देर कहां हुई? दूसरी बात, दंगाई पुलिस के पहुंचने से पहले आरोपी के घर में आग लगा चुके थे। 2 थानों में 8:30 बजे तक हमला हो चुका था। इसका मतलब साफ है, दंगा साजिश के तहत किया गया। फेसबुक पोस्ट तो बहाना थी। पुलिस ने वीडियो फुटेज से पहचान करके एसडीपीआई के 2 नेताओं समेत करीब 200 लोगों को अरेस्ट किया है और पुलिस उन लोगों को खोज रही है जिन्होंने नवीन नाम के आरोपी के फेसबुक पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेकर उसे फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए वायरल किया, लोगों को भड़काया, उकसाया। पुलिस मुदस्सिर अहमद नाम के एक व्यक्ति की भी तलाश कर रही है, क्योंकि मुदस्सिर अहमद ने नवीन के फेसबुक पोस्ट का स्क्रीनशॉट अपनी फेसबुक के पेज की वॉल पर लगाया और इलाके के मुसलमानों को जल्दी से जल्दी डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन पर जमा होने को कहा। मुदस्सिर अहमद ने लिखा कि कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति के भांजे ने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है, इसको सबक सिखाना है। मुदस्सिर के अलावा और भी दर्जनों ऐसे अकाउंट हैं जिनके जरिए लोगों को भड़काया गया और पुलिस सबकी तलाश कर रही है। मोबाइल स्क्रीन पर इस पोस्ट को आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन में इतनी कम देर में इतनी ज्यादा भीड़ को कैसे मोबिलाइज किया गया। मुदस्सिर अहमद नाम के युवक की एक पोस्ट है जो फेसबुक पर डाली गई थी और इसमें यह कहा गया था कि जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम भाई डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन के बाहर आ जाएं, क्योंकि नवीन नाम के एक व्यक्ति ने नबी की शान में गुस्ताखी की है। पुलिस का यह मानना है कि इस पोस्ट को सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म के जरिए वायरल किया गया, जिसके बाद कुछ ही मिनटों में इस पुलिस स्टेशन के बाहर सैकड़ों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद एसडीपीआई के नेता मुजम्मिल पाशा ने इस भीड़ को भड़काने का काम किया और उसके बाद जो हुआ वो आपकी आंखों के सामने है। अभी भी उस दंगे के निशान इस पुलिस स्टेशन के बेसमेंट में आप देखिए, जो भी गाड़ी आपको यहाँ पर नजर आ रही है उसे आग लगा दी गई और ऐसी ही तोड़फोड़ पुलिस स्टेशन के प्रेमाइसेस के बाहर भी हुई, पुलिस स्टेशन के अंदर भी तोड़फोड़ हुई। पुलिस स्टेशन के एक हिस्से को जहां पर हम खड़े हैं उसे आग के हवाले कर दिया गया। अब पुलिस इस मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए ऐसे सारे सोशल मीडिया के पोस्ट को खंगाल रही है जिसने इस वायलेंस को इंस्टिगेट किया और इतनी जगहों पर एक साथ वायलेंस करने के लिए इतनी बड़ी तादाद में भीड़ को जमा होने में मदद की। मुजम्मिल पाशा ने लोगों को भड़काया, उनको इकट्ठा किया, आग लगाई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बेंगलुरु में रहने वाले हर मुसलमान ने शहर में आग लगाने की कोशिश की। ऐसा भी नहीं है कि सारे मुस्लिम नेताओं ने, मौलवियों ने लोगों को भड़काने का काम किया, क्योंकि इस तरह के वीडियो भी राघवन ने हमें भेजे हैं जिसमें कुछ मौलाना खून खराबे पर उतारू भीड़ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह का वास्ता दे रहे हैं। मोहम्मद साहब ने क्या सिखाया ये बता रहे हैं, शांति की बात कर रहे हैं। जब भीड़ पुलिस स्टेशन को जलाने जा रही थी, थाने को घेर लिया गया था, उस वक्त मौलाना मुजम्मिल वहां पहुंचे। उन्होंने लोकल लीडर से भी बात की। मौलाना भीड़ को समझाने की कोशिश करते दिखाई देंगे। भीड़ से आपको यह कहते दिखाई दे रहे हैं कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, आरोपी को पकड़ा जा रहा है, उसे जेल भेजा जाएगा, लोग कानून हाथ में न लें, शांति बनाए रखें, क्योंकि शांति और भाईचारा ही इस्लाम का संदेश है। मौलवी मुसल्लिम प्रतिष्ठित हैं, उनकी बहुत इज्जत है और आप ये सोच सकते हैं कि
जिनकी इतनी इज्जत है, जिनकी बात सब लोग मानते हैं, इन मौलाना की बात का असर क्यों नहीं हुआ? क्या ये दिखावा था जो वो कर रहे थे? लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई तो है कि मौलाना ने लोगों से दिल से अपील की थी, वाकई में लोगों को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी बात का असर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो शख्स लोगों को भड़का कर लाया था, जिसने आग लगाने का सामान लोगों तक पहुंचाया था, वो भी मौलाना मुजम्मिल के बगल में खड़ा था। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। मौलाना के बगल में जो शख्स दिख रहा है उसका नाम मुजम्मिल पाशा है। पाशा पर भीड़ को उकसाने का आरोप है। पाशा एसडीपीआई का स्पोक्स पर्सन है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया है। जिस वक्त मौलाना मुजम्मिल भीड़ को समझा रहे थे उस वक्त तो पाशा चुपचाप खड़ा था, लेकिन इससे पहले पाशा अपना काम कर चुका था। उसने भीड़ से कहा था ये यूपी बिहार नहीं है, कर्नाटक में जो भी अल्लाह की शान में गुस्ताखी करेगा उसे सबक सिखाया जाएगा। ये तुम्हारा यूपी बिहार का स्टाइल यहाँ पर करे, सिवाय जूती के मारे के दूसरा पढ़ते नहीं कभी। इतना दिमाग में रखना। और नौजवानों से भी गुजारिश कर दूं मैं, तुम्हारे और मेरे सेंटीमेंट्स को हमें ये जो कमेंट कर है इसके वास्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते आप और मैं जान देने के लिए तक तैयार हो जाते। मौलाना मुजम्मिल लोगों को बार बार समझा रहे थे, बार बार कह रहे थे कि लोकल लीडर्स आ रहे हैं। इसके थोड़ी देर बाद कर्नाटक सरकार के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के एमएलए जमीर अहमद खान वहां पहुंच गए। वो पुलिस की जीप के ऊपर बैठकर नाराज भीड़ को समझाने की कोशिश कराने लगे, लेकिन उनका अंदाज अलग था। भीड़ पर कोई असर नहीं हुआ। भीड़ तो मौके पर फैसला चाहती थी, नारेबाजी हो रही थी और मुजम्मिल पाशा आग लगाकर तमाशा देख रहा था। आधा घंटा आधे घंटे के तक की सड़कों के पीछे जिस वक्त कांग्रेस के एमएलए जमीर अहमद खान भीड़ को समझाने की कोशिश कर रहे थे, तब तक काफी आग लग चुकी थी, काफी तोड़फोड़ हो चुकी थी। जहां पर जमीर खान भीड़ को एड्रेस कर रहे हैं उससे थोड़ी दूर सड़क के किनारे कई गाड़ियों को जलाया जा चुका था। आप देख सकते हैं जिस वक्त कांग्रेस के एमएलए लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी वक्त नाराज भीड़ कांग्रेस के दूसरे एमएलए के घर में आग लगा रही थी और कांग्रेस का एक लोकल लीडर, कांग्रेस की पार्षद का हस्बैंड, आग लगाने वालों में शामिल था। असल में इस केस में जो 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं, उनमें से एक एफआईआर में कलीम नाम के कांग्रेस नेता का नाम है। कलीम इसी इलाके का पूर्व काउंसलर है और अभी उसकी वाइफ इरशाद बेगम इस इलाके की पार्षद है, कांग्रेस की लीडर है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, इस हिंसा के पीछे क्या सियासी रंजिश तो नहीं थी? क्योंकि कांग्रेस के जिस एमएलए अखंड श्रीनिवास मूर्ति के घर भीड़ ने आग लगाई, तोड़फोड़ की, वो पहले जनता दल सेक्युलर यानी जेडीएस के नेता थे। 2018 में असेंबली इलेक्शन के पहले श्रीनिवास मूर्ति जेडीएस छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। उन्हें पुलिकेशी नगर सीट से टिकट दिया गया और वो चुनाव जीत गए। ऐसे में कांग्रेस के जो नेता कई साल से वहां सियासत करते आ रहे हैं, वो श्रीनिवास मूर्ति से नाराज हैं। आरोपियों में कांग्रेस नेता कलीम का नाम सामने आने के बाद अब इस शक को और मजबूती मिल रही है कि कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति ने भी इस हिंसा को और भड़काया और आग लगाई। कलीम के कांग्रेस के बड़े नेताओं से अच्छे रिश्ते हैं। कर्नाटक के फॉर्मर होम मिनिस्टर केजी जॉर्ज के साथ कल ही कलीम ने हिंसा के शिकार हुए डीजे हल्ली और केजी हल्ली पुलिस स्टेशन का दौरा भी किया था। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज में हिंसा करने वाली भीड़ के बीच कलीम की तस्वीरें मिली तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
हैरानी की बात यह भी है कि भीड़ ने कांग्रेस एमएलए श्रीनिवास मूर्ति का घर जला दिया, ऑफिस जला दिया, लेकिन श्रीनिवास मूर्ति ने अभी तक इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करवाई। उनका कहना है कि दोषियों को भगवान सजा देंगे, पुलिस सजा देगी, उन्हें किसी की शिकायत नहीं करनी। हमने उसका क्या भी बात नहीं, हमें उसका 10 साल से हमें उसे नहीं, हमारा जमाना नहीं, उन्हें उसका घर में उन्हें रहता है, हमारा पास नहीं आता। उन्हें फोन कर ले, फोन कर कोई मेरा बयान का बेटा रंधे, फोन के रंधे, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर को उसे पनिशमेंट देंगे, अरेस्ट कर उसे पनिशमेंट मिल जाए। एक और जो बात सामने आ रही है, इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के बाद 2 एसडीपीआई के मेंबर्स को पुलिस ने अरेस्ट किया है। बीजेपी के लीडर्स कह रहे हैं कि ये एसडीपीआई और पीएफआई ने पूरा किया है। आपको क्या लगता है, आप इस इलाके के एमएलए हैं, इलाके को बहुत अच्छे से जानते हैं, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे एसडीपीआई या पीएफआई के लोग हो सकते हैं? पुलिस इन्वेस्टिगेशन देखेंगे, फोन करके वो पनिशमेंट देंगे। आखिरी सवाल सर, ये बात भी कही जा रही है कि इतनी बड़ी हिंसा आपके घर पर हुई, आपके दफ्तर को तोड़ा, आपके परिवार वालों को इतना बड़ा ट्रॉमा हुआ, उसके बाद भी अभी तक आपने कोई पुलिस कंप्लेन नहीं लिखवाई है, इसकी क्या वजह आपको लगता है? भगवान है, भगवान का ऊपर हमें छोड़ को है। अब पुलिस कंप्लेंट करती है, घर देखो मुझे दुख को है, उस तरफ से आप कंप्लेंट करेंगे, फोन करके उसे एक्शन लेंगे। राघवन ने सवाल तो ठीक पूछा था, आपका घर जला दिया, पूरी तरह बर्बाद कर दिया, ऑफिस जला दिया, तो भी आपने एफआईआर नहीं करवाई। अब इसका जवाब मैं आपको देता हूं। इन विधायक महोदय ने एफआईआर इससे दर्ज नहीं करवाई क्योंकि उन्हें अपने वोट बैंक की चिंता है। जिस इलाके में हिंसा हुई, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, वहां मुसलमानों की आबादी 70% है और श्रीनिवास मूर्ति इन्हीं लोगों के वोट से जीते हैं। इसलिए उन्होंने अपने भांजे से अपने रिश्ते को नकार दिया, उसे जेल भेजने की बात कह दी। लेकिन जिन लोगों ने श्रीनिवास का घर जलाया, गाड़ियां जलाई, दफ्तर जलाया, उनके खिलाफ विधायक महोदय कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन पुलिस ने अपराधियों की पहचान कर ली है, 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, एक सीसीटीवी फुटेज को देखा गया और चेहरे देखकर पक्की पहचान करके दंगा करने वालों को पकड़ा गया। पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है, उसमें सारे फैक्ट्स रखे गए हैं। पुलिस ने साफ साफ कहा कि जिस वक्त पुलिस डीजे हल्ली थाने में एफआईआर दर्ज कर रही थी, उसी वक्त थाने के बाहर दंगा करने वाले पुलिस की गाड़ियां जला चुके थे। पुलिस ने इसका वीडियो भी आज जारी किया। मामला कितना गंभीर है, यह समझाने के लिए मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाता हूं जो डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन की है। एक 11 अगस्त को रात 8 बजे की है और दूसरी तस्वीर 12 अगस्त को सुबह 8 बजे की। दोनों तस्वीरें देखेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा कि दंगा करने वाली भीड़ ने पुलिस स्टेशन का क्या हाल किया। तस्वीरें देखने के बाद इस बात का अंदाजा हो जाता है कि भीड़ सिर्फ शिकायत करने नहीं आई थी। शिकायत तो बहाना था, भीड़ ने वही किया जिसके लिए उसे भड़काया गया था। 11 अगस्त की रात वाली तस्वीर में भीड़ तोड़फोड़ कर रही है, इसके बाद दंगाइयों ने थाने में आग लगा दी। उसी की तस्वीर 12 अगस्त को दिखी, थाने की दीवार आग के धुएं से काली पड़ गई। अगली तस्वीर भी डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन के प्रेमाइस और बाहर की है। भीड़ ने थाना परिसर में खड़ी गाड़ी को तोड़ दिया, चारों तरफ से घेर कर किसी ने पत्थर मारे, किसी ने डंडे चलाए और किसी ने तलवार से गाड़ी को काटा। अगली सुबह इस गाड़ी की क्या दशा थी ये आपको दिखाई देगा। यही नहीं, दंगा करने वाली भीड़ ने थाने के बाहर सड़क पर खड़ी कई गाड़ियों में भी आग लगा दी। इनमें से ज्यादातर गाड़ियां आम लोगों की थी जिनका इस पूरे झगड़े से कोई लेना देना नहीं। पुलिस जांच कर रही है, सबूत इकट्ठे कर रही है, लेकिन चूंकि इलाके में टेंशन है इसलिए प्रशासन पूरी एहतियात बरत रहा है। केजी हल्ली, डीजे हल्ली और भारती नगर पुलिस स्टेशन में जो इलाके पड़ते हैं उनमें कर्फ्यू लगाया गया है, जबकि 2 और इलाकों में
दफा 144 लगाई गई है। कर्नाटक पुलिस के अलावा सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और आरपीएफ की तैनाती की गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की टीम ने आज हिंसा से प्रभावित इलाकों में रूट मार्च किया। हालात गंभीर हैं, इस वजह से अब अर्धसैनिक बलों की तैनाती डीजे हल्ली, केजी हल्ली और कावल बारसंद्रा में की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आरएएफ की ये टुकड़ी है। 120 जवानों को यहाँ पर बुलाया गया है, जो फिलहाल डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन के बाहर आपको नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सीआईएसएफ की एक प्लाटून को भी यहाँ पर बुलाया गया है और इसके अलावा सीआरपीएफ की 4 टुकड़ियां, 2 टुकड़ियां तमिलनाडु से और 2 टुकड़ियां तेलंगाना से यहाँ पर बुलाई गई है। ये अतिरिक्त बल हैं, चूंकि यहाँ पर हालात अभी भी तनाव है। हालांकि पूरी तरह से कंट्रोल में कर लिया है बेंगलुरु पुलिस ने इस सिचुएशन को, लेकिन तनाव बना हुआ है। कल शुक्रवार का दिन है और उसके बाद 15 अगस्त। इन दोनों दिनों को देखते हुए इन 3 इलाकों में सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि सुरक्षा जो है वो बढ़ाई गई है। पहले से ही धारा 144 इन इलाकों में लगा दी गई है, कर्फ्यू इम्पोज्ड है। साथ ही ये भी अब पुलिस सुनिश्चित करना चाहती है कि ये दंगा आगे नहीं भड़के और दूसरे इलाकों में नहीं फैले। इसके लिए एक बड़ा कंटिजेंट कह सकते हैं अर्धसैनिक बलों का यहाँ पर बुलाया गया है। बेंगलोर में टी राघवन ने आज दिन भर इस पूरे मामले की तहकीकात की। राघवन इस वक्त हमारे साथ हैं। राघवन, आपने जो कुछ इन्वेस्टिगेट किया, दंगे के पीछे की साजिश के बारे में जो बताया, वो मैंने दर्शकों के साथ शेयर किया है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो बड़ी हैरान करने वाली है। अब शाम हो चुकी है, क्या पुलिस की जांच कुछ और आगे पहुंची? कुछ अपडेट आपके पास है? जी देखिए रजत जी, बहुत जिस तरह से जांच आगे बढ़ती जा रही है, अब एक चीज बहुत साफ हो गई है कि सिर्फ एक इंस्टिगेशन नहीं है, इस दंगे के पीछे एक पूरा मॉडल है जिसने काम किया है। कंट्रोल में लेकर ये पूरा साजिश के तहत इसको किया गया है, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, इससे ये बात साबित भी होती है। जैसा आपने बताया, अभी तक तकरीबन 200 लोगों को गिरफ्तार किया। कल हमने ये बताया था कि इस दंगे के पीछे जो पीएफआई का पॉलिटिकल आर्म है एसडीपीआई, उसका हाथ हो सकता है। आज खुद राज्य के गृह मंत्री ने इसकी पुष्टि कर दी। कल 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, आज 2 नाम और उसमें जुड़ गए, फिरोज और आदिल। 4 लोगों को अब तक एसडीपीआई से इसमें अरेस्ट कर लिया। और होम मिनिस्टर का ये भी कहना है कि आने वाले दिनों में और भी अरेस्टिंग होगी। पुलिस के सोर्सेस हमें बताते हैं कि एक बड़े की लीडर एसडीपीआई के, उसकी तलाश पुलिस को कर रही है। अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं जी, एक अपडेट मेरे पास ये भी आया है कि फिरोज खान नाम के एक व्यक्ति को सीसीबी ने हिरासत में लिया। 9 एफआईआर टोटल दर्ज हुई है, जिसमें 2 केस सीसीबी हैंडल कर रही है और ज्यादातर केस सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। फिरोज खान के बारे में कहा जा रहा है कि इसी की पोस्ट पर कमेंट किया था नवीन आरोपी ने, जिससे ये दंगा भड़का था। और फिरोज खान से फिलहाल पूछताछ की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जितने भी नामजद एफआईआर दर्ज हुई है, उन सभी लोगों से फिरोज खान संपर्क में था और फिरोज खान इस हिंसा को भड़काने का बहुत बड़ी कड़ी हो सकता है। इसीलिए इसको पूछताछ अभी फिलहाल की जा रही है। ऐसा अपडेट हमारे पास है। कुल मिलाकर ये पता चल रहा है कि एक डिजाइंड वायलेंस था रजत जी, जिसे एग्जीक्यूट किया गया। एक अपॉर्चुनिटी का इंतजार किया गया और जैसे ही वो मौका मिला, इस दंगे को भड़काने की पुलिस को कोशिश की गई। सौभाग्य की बात रही कि पुलिस ने बहुत जल्दी एक्ट किया और पूरे शहर में इस दंगे को फैलने से रोका गया। राघवन, एक बात ये सुनने को मिली कि कुछ लोगों की जेब से पुलिस को गांजा मिला और इस इलाके में गांजा बहुत चलता है। ऐसी कुछ खबरें आपको कंफर्म हुई? जी बिल्कुल साफ साफ ये एंगल भी, पुलिस इस एंगल से भी इस बात को इन्वेस्टिगेट कर रही है। पहला एंगल ये है कि जो डेरोगेटरी पोस्ट आया था उस पर पूरी एफआईआर हो गई है, वो जांच चल रही है। एसडीपीआई का एक एंगल है कि क्या ये डिजाइंड वायलेंस था, इसको स्पॉन्सर किया गया था। और तीसरी बड़ी बात जो आज खुलकर सामने आई, केजी हल्ली पुलिस स्टेशन में एफआईआर नंबर 3 से ये पता चलता है कि उसमें जो अक्यूज नंबर 7 है कलीम, वो कांग्रेस नेता का पति है, फॉर्मर कॉर्पोरेटर वहाँ रहा हुआ है और उसने इस दंगे में हिस्सा लिया, उसके लड़कों ने इस दंगे में हिस्सा लिया। इससे ये भी पता चल रहा है कि श्रीनिवास मूर्ति जो आउटसाइडर हैं कांग्रेस के लिए, उनके पावर को, उनकी पकड़ को कमजोर करने के लिए क्या इंटरनल पॉलिटिक्स, इंटरनल राइवलरी की वजह से ये दंगा जो है उसको इंस्टिगेट किया गया। पुलिस इस एंगल पर भी अब जांच कर रही है। राघवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। आपके सामने बड़ी चुनौती है इस खबर को कवर करना और आपने दोनों तरफ की बातें सामने रखी हैं। मैं आपको बहुत बहुत
तारीफ करना चाहता हूं और शुक्रिया भी कहना चाहता हूं, लेकिन एक चेतावनी भी, अपना ख्याल रखिए। कोरोना का कहर तो किसी पर कहीं भी टूट पड़ सकता है, तो इसलिए जब आप रिपोर्टिंग करें, ऐसे इलाकों में जाएं, लोगों से मिले, तो प्लीज अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बेंगलुरु में जो घटनाएं हुई हैं, जो हिंसा हुई है, उसके बारे में कई मौलानाओं ने आज बेंगलोर में राघवन से बात की। मैंने भी कई मुस्लिम स्कॉलर से बात की। सबका कहना है कि इस तरह की भड़काने वाली, उकसाने वाली बातें सोशल मीडिया पर बहुत मिल जाएंगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि लोग कानून हाथ में ले लें, आग लगाएं, तोड़फोड़ करें। एक फेसबुक पोस्ट की वजह से पुलिस स्टेशन जला देना, पुलिस के हथियार छीनने की कोशिश करना, पुलिस वालों को मारने की प्लानिंग करना नाजायज है, गुनाह है। मौलाना ने यह भी कहा कि किसी विधायक के भतीजे की गलती की सजा विधायक को कैसे दी जा सकती है। उसका घर जलाना अपराध है, क्राइम है, चाहे कितना भी प्रोवोकेशन क्यों ना हो, यह नहीं होना चाहिए था। इन मौलानाओं का कहना है कि यहां कुछ लोगों ने अपनी तकरीरों से लोगों को भड़काया। ये लोग इस्लाम के दुश्मन हैं। ये लोग मानते हैं कि जब इस तरह की आगजनी होती है, हिंसा होती है, तो उसमें अल्टीमेटली नुकसान सबसे ज्यादा मुसलमानों का होता है। ऐसी गलतियों से मुसलमान भाई समाज के दूसरे लोगों की हमदर्दी खो बैठते हैं। मुझे लगता है कि बेंगलुरु में मौलानाओं ने, मौलवियों ने जो बात कही, उनकी बात को ध्यान से समझने की जरूरत है और उन सारे लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है जो भड़काने वालों की बातों में आ जाते हैं। लेकिन जिन्होंने साजिश की, जिन्होंने प्लानिंग की, जिनकी वजह से बेगुनाह लोग मारे गए, जिन लोगों ने पुलिस और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, उनको तो सजा मिलनी ही चाहिए। आज एक और बुरी खबर आई। श्री राम जन्मस्थान तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास कोरोना का शिकार हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए गुरुग्राम लाया गया है। इस खबर पर पूरी डिटेल्स में आपको बताऊंगा। कल जिस मथुरा से मैंने आपको जन्माष्टमी की तस्वीरें दिखाई थी, वहां से आज एक परेशान करने वाली खबर आई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। महंत मथुरा आए हुए थे। वो कल रात 11 बजे श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर पर आयोजित जन्माष्टमी महोत्सव में दिखाई दिए थे, शामिल हुए थे। उन्होंने वहां पर भगवान कृष्ण की पूजा की थी। जिस वक्त नृत्य गोपाल दास भगवान कृष्ण को स्नान करवा रहे थे, उस वक्त भी उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। वो लगातार खांस रहे थे, उनके हाथ कांप रहे थे। हालत ये थी कि एक बार मूर्ति पर पंचामृत चढ़ाने के बाद वो दोबारा ऐसा नहीं कर पाए, लेकिन वहीं बैठे रहे। हैरानी की बात यह कि जो लोग पूजा में शामिल थे, उनमें से 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने मास्क भी नहीं लगाया था। जो पुजारी पूजा में नृत्य गोपाल दास की मदद कर रहा था, उसके बिल्कुल बगल में खड़ा था, उसने भी मास्क नहीं लगाया था। हालांकि उस वक्त किसी को इस बात का एहसास नहीं था कि नृत्य गोपाल दास को कोरोना हो सकता है। लेकिन आज सुबह उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हुई, जिसके बाद डॉक्टर्स की एक टीम ने उनका चेकअप किया। मथुरा के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर चित्रेश के मुताबिक महंत नृत्य गोपाल दास को कोल्ड और कफ की शिकायत थी। महंत का चेकअप करने वाले डॉक्टर ने बताया उन्हें बुखार भी था और सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी, जिसके बाद उनका कोरोना एंटीजन टेस्ट कराया गया। कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में आए। उन्होंने नृत्य गोपाल दास के स्वास्थ्य की जानकारी ली, मथुरा के डीएम से बात की और गुरुग्राम में वेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर से बात करके, डॉक्टर त्रेन से बात करके महंत नृत्य गोपाल दास के बेहतर इलाज के इंतजाम करने को कहा। इसी के बाद मथुरा के प्रशासन ने नृत्य गोपाल दास को वेदांता हॉस्पिटल के रवाना किया। कल जन्माष्टमी का महोत्सव था और मथुरा में भी जन्माष्टमी की धूम थी और महंत नृत्य गोपाल दास खुद कृष्ण जन्मभूमि पर पहुंचे थे। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए खुद पूजा भी उन्होंने मंदिर में कराई। लेकिन अब महंत नृत्य गोपाल दास की जो कोरोना रिपोर्ट है वो पॉजिटिव पाई गई है, क्योंकि उनमें कुछ सिम्टम्स थे। फिलहाल इस वक्त हम श्री सीताराम मंदिर के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखें कि एम्बुलेंस भी खड़ी हुई है। तमाम जो अस्पताल के कर्मचारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो जिले के आला
अधिकारी हैं वो यहाँ पर हैं, डीएम, एसएसपी, एसपी, तमाम लोग यहाँ पर आलाधिकारी मौजूद हैं, क्योंकि महंत नृत्य गोपाल दास जब कभी भी मथुरा आते हैं तो वो इसी मंदिर में विश्राम करते हैं। और बताया जा रहा है कि महंत नृत्य गोपाल दास कल शाम यानी कि जन्माष्टमी की देर शाम मथुरा पहुंचे थे। फिलहाल मंदिर में किसी भी आम नागरिक की एंट्री नहीं थी ताकि कोरोना से आसानी से निपटा जा सके, लेकिन बावजूद इसके जब उन्होंने पूजा कराई तो उनके संपर्क में जो लोग आए हैं, अब जिला प्रशासन उनको क्वारंटीन करने की कोई तैयारी कर रहा है, उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है। अब आपको मथुरा के डीएम और महंत का चेकअप करने वाले डॉक्टर की बात सुना देता हूं। मथुरा के डीएम मिश्रा ने कहा कि महंत नृत्य गोपाल दास की हालत ठीक है। चीफ मिनिस्टर लगातार उनकी सेहत के बारे में अपडेट ले रहे हैं। नृत्य गोपाल दास के इलाज के सारे इंतजाम कर दिए गए हैं। कुछ फीवर है महाराज जी को, तत्काल डॉक्टरों की टीम यहाँ पे भेजी गई। उन लोगों ने पूरी छानबीन की, दवाइयाँ भी दी। फीवर नॉर्मल है इस समय। कुछ हल्की ब्रेथलेस टाइप की समस्या थी सांस में, तो ऑक्सीजन लेवल भी महाराज जी का इस समय सैचुरेटेड है। कोई ऐसी गंभीर बात नहीं है। और कोरोना भी टेस्ट कराया गया एंटीजन का, तो उसमें कुछ पॉजिटिविटी की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर क्षण की वो खबर ले रहे हैं। सुबह हमें सूचना मिली तो ये बताया गया कि उनको बुखार आ गया है, थोड़ा खांसी हो रही है। तो हम जब सूचना मिली तो हम देखने आए, उनको बोला तो देखा गया, चेक किया, हल्का बुखार था, उसके अनुसार उनको दवा दे दी गई है। खांसी थी थोड़ी तो उसके लिए दवाई दे दी गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास अयोध्या की मणिराम दास छावनी में रहते हैं। छावनी में महंत के शिष्य भी रहते हैं, उनके भक्त भी अयोध्या आते रहते हैं और वो भी वहीं उनके पास ठहरते हैं। नृत्य गोपाल दास 11 अगस्त की शाम अयोध्या से मथुरा पहुंचे थे। आज जब महंत की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो अयोध्या में मणिराम दास छावनी को सैनिटाइज किया गया। छावनी के पास जितने भी मंदिर हैं, जितने भी मठ हैं, उनको भी सैनिटाइज किया गया। चार धाम मंदिर जहां महंत नृत्य गोपाल दास की सिक्योरिटी के लोग रहते हैं, उसे भी सैनिटाइज किया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद इस समय अयोध्या में पूरी तरीके से सैनिटाइजेशन का जो काम है वो किया जा रहा है, फायर ब्रिगेड की तरफ से, नगर निगम की तरफ से, और इसके अलावा मणिराम दास छावनी जहां पर महंत नृत्य गोपाल दास अपने अनुयायियों के साथ हमेशा रहा करते हैं, वहीं पे इस समय पूरी तरीके से जो फायर ब्रिगेड की सैनिटाइजेशन की टीम है वो पूरी तरीके से सैनिटाइज कर रही है। क्या आप लोग को आदेश मिला था, क्या क्या आप लोगों ने यहाँ पे किया है? जी, हम लोग को आदेश हमारे ऑफिस से मिला था कि आपको मणिराम दास छावनी जाना है, जहाँ पे सैनिटाइज करना है। जिस सिलसिले में हम लोग यहाँ पे आके सैनिटाइज किए। अभी और जगह जाके करना है। जो लोग उनके कॉन्टैक्ट में थे, चाहे वो अयोध्या में हो, चाहे वो गुरुग्राम में हो, सभी की कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाई जा रही है और ये इंश्योर किया जा रहा है कि जो लोग महंत नृत्य गोपाल दास के डायरेक्ट कांटेक्ट में थे, एक्टिव कांटेक्ट में थे, सभी को होम आइसोलेशन में रखा जाए। महंत नृत्य गोपाल दास की उम्र 82 साल है, इसलिए खतरा ज्यादा है। वो देश के जाने माने संत हैं, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। 5 अगस्त को राम मंदिर की आधारशिला रखने के कार्यक्रम में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर थे। महंत के बड़ी संख्या में भक्त हैं, शिष्य हैं जो उनको फॉलो करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, इसलिए उनको ऐसी बातों का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए था। उन्हें तो लोगों को खतरे से आगाह करना चाहिए था। अब सवाल यह है कि जब मथुरा में बाहर के लोगों के आने पर पाबंदी है तो मथुरा क्यों गए? जब मंदिरों में बाहर के लोगों के जाने पर रोक है तो वो क्यों गए? और प्रशासन की भी गलती है कि अगर महंत अयोध्या से आए थे तो उनका पहले कोरोना टेस्ट कराया जाना चाहिए था। मुझे बताया गया कि वो अयोध्या के मंदिर से जल लेकर मथुरा गए थे और वहां चढ़ाना चाहते थे, लेकिन इस तरह के अति उत्साह से, इस तरह के जोश से बचने की जरूरत है। कोरोना ऐसी बीमारी नहीं है जो आसानी से किसी को छोड़ दे। कोरोना के अलावा बारिश और बाढ़ ने भी देश के कई हिस्सों में तबाही मचाई हुई है। दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक बाढ़ से जो बर्बादी हुई है, उन्होंने रिटर्न सबमिशन फाइल किए। रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अगर अदालत सुशांत की मौत के केस की जांच सीबीआई को सौंपती है तो इस पर उन्हें कोई ऐतराज नहीं होगा। सुशांत के परिवार ने कहा कि रिया पहले ही इस केस की सीबीआई जांच की मांग कर चुकी है, तो फिर दिक्कत क्या है?
केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट से कहा, चूंकि महाराष्ट्र सरकार ने इस केस में अब तक एफआईआर ही दर्ज नहीं की है, इसलिए बिहार सरकार की सिफारिश पर केस सीबीआई को देना गलत नहीं है। सीबीआई जांच शुरू कर चुकी है, इसे जारी रहना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने सुशांत की मौत का केस सीबीआई को देने पर सख्त ऐतराज जताया। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो रिटर्न सबमिशन फाइल किए गए हैं, उसमें कहा गया कि सिर्फ मुंबई पुलिस को ही जांच का अधिकार है, यह केस सीबीआई को न सौंपा जाए। अब इस केस में जो 3 पार्टियां वो कह रही हैं कि उन्हें सुशांत की मौत के केस की जांच सीबीआई को देने में आपत्ति नहीं है, सिर्फ महाराष्ट्र सरकार इसका विरोध कर रही है और सुप्रीम कोर्ट को इसका फैसला करना है कि यह केस सीबीआई को सौंपा जाए या फिर महाराष्ट्र सरकार इसकी जांच करती रहे। Hello everyone, I'm Sushant Singh Rajput's sister Shweta Singh Kirti, and I request everyone to stand together and demand for CBI inquiry for Sushant. We deserve to know the truth. We deserve justice for Sushant. Otherwise we will never find closure. We won't be able to live a peaceful life. तहे दिल से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम एकजुट होकर सीबीआई इंक्वायरी की मांग करें, क्योंकि हमें सच जानने का हक है। थैंक यू। सीबीआई फॉर एसएसआर, प्लीज। The nation wants to know what happened with Sushant Singh Rajput. Justice for Sushant. CBI for SSR. सुशांत के परिवार की, उसकी बहन की बात सुनकर दिल को दुख होता है। वो सच जानना चाहते हैं, सुशांत की मौत कैसे हुई, आत्महत्या थी या फिर किसी ने कत्ल किया। सुशांत की मौत को कल 2 महीने हो जाएंगे, 60 दिन, और परिवार के मन पर क्या बीत रही होगी। अब तक ये तय नहीं हो पाया कि सुशांत की मौत के केस की जांच कौन करे। ये दुख की बात है। कोशिश की जानी चाहिए कि इस मामले में चाहे सीबीआई जांच करे, चाहे मुंबई पुलिस जांच करे, लेकिन जो भी जांच करे जल्दी फैसला हो, ताकि परिवार को कम से कम ये तो पता चले कि हुआ क्या था। अब मैं आपको दिखाता हूं दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश के बाद कैसे मुसीबत आई। दिल्ली और गुरुग्राम में आज सुबह तेज बारिश के बाद जगह जगह वाटर लॉगिंग और ट्रैफिक जाम हुआ। दिल्ली में बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। वाटर लॉगिंग का सबसे ज्यादा असर नॉर्थ दिल्ली में दिखाई दिया। नॉर्थ दिल्ली में 41 पॉइंट पर पानी भरा। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें आई, उन्हें देखकर आपको अंदाजा होगा कि आज बारिश के बाद दिल्ली की हालत क्या हुई और लोगों को कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी। दिल्ली के तुगलकाबाद अंडरपास पर बारिश के बाद पानी जमा हो गया। पानी इतना ज्यादा था कि दोनों तरफ का ट्रैफिक रुक गया। तुगलकाबाद अंडरपास पर 4 से 5 फीट पानी जमा हो गया था। अंडरपास के नीचे जमा पानी में एक बस और पुलिस की कार फंस गई। हालत यह हो गई कि कार की सिर्फ छत दिखाई दे रही थी। अंडरपास के नीचे पानी में फंसी बस को क्रेन की मदद से बाहर निकालना पड़ा। इस अंडरपास के नीचे तालाब जैसा नजारा था। कुछ लोगों ने बैलगाड़ी पर चढ़कर इस पानी से निकलने की कोशिश की। एक जगह पर तेज बारिश की वजह से गड्ढा बन गया था, जिसकी वजह से बैलगाड़ी को जोर का झटका लगा और इसमें सवार लोग पानी में गिर गए। अच्छी बात यह रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं लगी। हालांकि इन लोगों का सामान तो जरूर पानी में गिरा। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी कल रात हुई तेज बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। गुरुग्राम के निचले इलाकों में पानी भर गया। इफ्को चौक, सुशांत लोक, माता रोड, सोना रोड, ये वो इलाके हैं जहां पर लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत हुई। लोगों को भारी ट्रैफिक जैम से जूझना पड़ा। ट्रैफिक पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। गुरुग्राम की बसई रोड पर भी वाटर लॉगिंग हुई। गुरुग्राम के कई निचले इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी घरों में और दुकानों के अंदर घुस गया। गुजरात में भी बारिश ने लोगों का जीना बेहाल कर रखा है। सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। सैकड़ों गांव का संपर्क शहरों से टूट गया है। राजकोट में लगातार बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। बाढ़ के पानी में कई सड़कें और अंडरब्रिज पूरी तरह डूब गए हैं। गोंडल उबराला अंडरब्रिज पर
स्टेट ट्रांसपोर्ट की एक बस फंस गई। अंडरब्रिज पर 4 से 5 फीट पानी भरा था। पानी में डूबने की वजह से बस का इंजन बंद हो गया। बस में यात्री सवार थे। बड़ी मुश्किल से जब बस अपनी जगह से नहीं हिली, सारी कोशिश करने के बाद तो जेसीबी मशीन से बस को खींचकर बाहर निकाला गया। राजकोट में ही एक अंडरपास में एक एम्बुलेंस पानी में फंस गई। एम्बुलेंस का आगे बढ़ना मुश्किल हो गया तो पुलिस ने लोकल लोगों की मदद से एम्बुलेंस को रस्सी में बांधकर पीछे खींचा। एम्बुलेंस में एक पेशेंट भी था। एम्बुलेंस को सुरक्षित जगह पर खींचने के बाद पेशेंट को बाहर निकाला गया। इस पेशेंट को दूसरी एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचाया गया। अंडरपास के पानी में एक कार भी फंस गई थी। कार उस जगह जाकर अटकी जहां पानी ज्यादा था। इसके बाद कार का आगे या पीछे जाना मुश्किल हो गया था। कार सवार को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक बार फिर लोकल लोगों ने मदद की, कार को रस्सी से बांधकर पीछे खींच लिया। उत्तराखंड में भी लगातार तेज बारिश हो रही है, जिससे पहाड़ी इलाकों में नदी और नालों में पानी उफान पर है। कई जगह लैंडस्लाइड हुआ है। पिथौरागढ़ से परेशान करने वाली तस्वीर आई है। पिथौरागढ़ जिले के बंगापानी इलाके में जोलगाड़ नदी में एक हादसा हुआ। एक बुलेट पर 2 लोग जोलगाड़ नदी पार कर रहे थे, लेकिन पानी का बहाव तेज था। पानी के तेज बहाव में बुलेट बहने लगी। बाइक सवार पानी के तेज बहाव में बहने लगे। एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद एक शख्स को बचा लिया, लेकिन दूसरा शख्स अभी तक लापता है और जिस शख्स को बचाया गया उसकी हालत भी गंभीर है। बंगापानी तहसील में आज 2 बाइक सवार बहे हैं, जिसमें एक को बचा लिया गया है, जिसका उपचार अभी बंगापानी में किया जा रहा है। और जो एक बुलेट बाइक के साथ जो दबा है उसका रेस्क्यू स्थानीय लोगों के द्वारा और एनडीआरएफ के द्वारा अभी किया जा रहा है। ऐसा कई बार दिखता है कि सामने खतरा है, इसके बाद भी लोग गलती करते हैं। समझाने के बाद भी गलती करते हैं, पानी से टकराते हैं, जिससे उनकी जान जोखिम में पड़ जाती है। मेरी अपील है, इस तरह के हालात हैं, बाढ़ है, बरसात है, पानी है, जरा संभल कर चलें। जरा सी गलती जान की दुश्मन बन सकती है। आज वेस्ट एशिया की राजनीतिक दुनिया में बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। इजराइल और सऊदी अरब के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने पर एग्रीमेंट हो गया है। दुनिया के लिए इस फैसले के क्या मायने हैं, ये आपको बताएंगे। और अब दुनिया की एक बहुत बड़ी खबर आपको बताता हूं। ये बड़ी खबर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इजराइल और यूएई के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस के शुरू होने का ऐलान किया है। यानी दोनों मुल्कों के बीच कूटनीतिक रिश्ते शुरू हो जाएंगे, एम्बेसी खुलेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आज हमारे 2 मित्र देशों के बीच हिस्टोरिकल पीस एग्रीमेंट हुआ है और यह बहुत बड़ी बात है। इस खबर को यूएई के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायन और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कंफर्म कर दिया है। इन दोनों लीडर्स ने अपने अपने ट्विटर हैंडल पर इस नए बाइलैटरल एग्रीमेंट और रिलेशन का जिक्र किया है। आप जानते हैं कि इजराइल और अरब मुल्कों के संबंध कभी अच्छे नहीं रहे, खासकर पैलेस्टीन को लेकर। अरब मुल्क लगातार इजराइल का विरोध करते रहे हैं। यूएई की तरफ से कुछ दिन पहले बड़े साफ साफ लफ्जों में कहा गया था कि वेस्ट बैंक और जॉर्डन वैली पर इजराइल की पॉलिसी से अरब देशों के रिश्ते उसके साथ खराब हुए हैं और अगर इजराइल इन पर कब्जे के बारे में सोचता है तो इससे हिंसा भड़क सकती है। अमेरिका में मौजूद यूएई के एम्बेसडर की तरफ से कहा गया कि अगर इजराइल इस सोच के साथ आगे बढ़ता है तो फिर इलाके में शांति को नुकसान पहुंचेगा। हालांकि माना जा रहा है कि इस इशू को लेकर अमेरिका ने दोनों देशों के लीडर से बात की, उन्हें समझाया और फिर बाइलैटरल रिलेशंस को पूरी तरह से नॉर्मल करने पर जोर दिया। आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमेरिका, यूएई और इजराइल को लेकर एक जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया। इसमें कहा गया कि इस ऐतिहासिक एग्रीमेंट से न सिर्फ दोनों मुल्कों के बीच रिश्ते नॉर्मल होंगे बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में शांति स्थापित करने में एक अहम भूमिका होगी। एग्रीमेंट में कहा गया कि इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के रेजोल्यूशन के लिए दोनों देश काम करते रहेंगे और इसके साथ ही
यह भी तय हुआ कि अब मुसलमान यरूशलेम में मौजूद मस्जिद अक्सा में बिना रोक टोक के नमाज अदा कर सकेंगे। यह वो मस्जिद है जिसे लेकर इजराइल और अरब मुल्कों के बीच काफी लंबा संघर्ष रहा है। वैसे आज यह भी तय हुआ कि यरूशलेम के दूसरे पवित्र स्थानों में जितनी भी होली प्लेसेस हैं वो सभी धर्मों के लोगों के लिए खुले रहेंगे।